तो लाइन इंटीग्रल क्या चीज है? कोई वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू ए आर्बिट्रेरी कर्व। तो कोई आर्बिट्रेरी कर्व है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो इस कर्व का निकालते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। अभी हम क्या करेंगे कि कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड है या स्केलर फील्ड है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ये कर्व है तो इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर्व निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट है A1, ये पॉइंट है A2। तो A1 से A2 तक उस स्केलर फील्ड का जो एक अलग चीज है उसका या वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि तो आपको जैसे R जो है पोजीशन वेक्टर, वो तो हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम R से डिनोट कर लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं xt i प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी क्यू। ये अलग अलग भी आपको इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है कि एक्स टी वाई टी जेड टी, इसमें इसको ऐसे भी लिखते हैं और वैसे भी लिखते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि लाइन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ कि एक कर्व है, तो पहले हमको एक कर्व का इक्वेशन चाहिए और कर्व के साथ साथ हमको और क्या चाहिए, कौन से दो पॉइंट के बीच में वो पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमको, ठीक है। आर्क लेंथ ऑफ ए स्केलर फील्ड ऑफ ए, तो पहले स्केलर का देख लेते हैं फिर हम वेक्टर का देख लेंगे। स्केलर फील्ड, तो इसको करते हैं। ये हमारा हो जाएगा कि मान लीजिए एफ एक्स वाई जेड एक स्केलर वेक्टर फील्ड दिया हुआ है और इसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू कर्व सी। तो हमें मिल जाएगा, मान लो कर्व पे कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी हमको ये दो पॉइंट मिल गए। आर्क लेंथ एफ, तो मान लीजिए इसके पैरामीट्रिक वैल्यू हमको मिले हुए हैं, तो वो पैरामीट्रिक वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें जेड टी, और ये जो है इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और यहां पर हम लिख लेंगे डी टी। तो इसको सिंपल दो पॉइंट के बीच में कर्व के बिटवीन ए एंड बी पॉइंट के बीच में हम इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसे क्लास कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब हाँ, वो जैसे पूरा एग्जैक्ट प्रूफ नहीं कर जानना चाह रहे हैं, बट पूछना चाह रहे हैं कि एक कर्व अगर फंक्शन में दिया हुआ है, मतलब कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका आर्क लेंथ निकालने के लिए ये पहले वो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या है, आर्क लेंथ नहीं निकाल रहे हैं हम। अच्छा, आर्क लेंथ नहीं निकाल रहे हैं, आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे कि हम सिंपल इंटीग्रल में जो वन डायमेंशनल इंटीग्रल होते हैं उसमें हम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b करते हैं ना, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई आर्बिट्रेरी आर्क है थ्री डायमेंशन में, ठीक है। इस तरह का कोई आर्क नहीं, मतलब कर्व है कोई, तो इस तरह का कोई कर्व है थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट ले रहे हैं। अब जैसे हम जब किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो एक तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेट करेंगे ना, और एक करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल जिसको कहते हैं, तो वो फिक्स दो पॉइंट के बीच में करेंगे। तो यहां पर हम जो किसी और वेक्टर फील्ड का या स्केलर फील्ड का, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का एक्स से क्या रिलेशन है, वो तो उसका केवल फंक्शन ही होता है ना, तो उसका कोई अलग से, वो तो एक अलग चीज है ना, y इक्वल टू एफ एक्स तो एक अलग चीज होती है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, वो एक अलग फंक्शन होता है ना। तो एक दूसरे स्केलर फील्ड का इस कर्व के रेस्पेक्ट में डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। तो क्या करेंगे, दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट यहां पर अब इस पॉइंट को, अब यदि मैं इस कर्व को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर t की कोई वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, फिक्स वैल्यू, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी t की कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए।
जैसे कि मान लो आपने एक ये कर्व मैं यहां पर ले रहा हूं, इस ये ले रहा हूं, सर्किल ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे कोई और वेक्टर फील्ड का, मान लीजिए कोई और स्केलर फील्ड का, मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इस पॉइंट का, अब पहले तो सर्किल का इक्वेशन क्या है, मान लो इसका रेडियस a है, तो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा a cos t और a sin t, ठीक है। तो x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t। अब मुझे यहां से यहां तक का करना है, केवल इस आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में इस दूसरे कोई दूसरा स्केलर फील्ड का करना है। तो क्या मैं t की क्या रेंज हुई मेरे, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई 2। डू यू एग्री विद दिस? तो हमको क्या करना है, इस अब यही क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम, ये मैंने आर्बिट्ररी लिखा है पर इसी को सॉल्व करना है इसमें। तो क्या करना है कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है ये दोनों पैरामीटर, और फिर ये दोनों पैरामीटर को टी के रेस्पेक्ट में ऐसे डिफरेंशिएट कर लेना है, और फिर डी टी के रेस्पेक्ट में 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी समझ में आया नहीं आया थ्योरी? क्या हुआ? मतलब ds क्या होता है, देखो ds क्या होता है, यहाँ पे ds जो होता है वो हो जाएगा ds बाई dt, और dt आ जाएगा यहाँ पे। और ds बाई dt क्या है, ds बाई dt क्या है, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर। मतलब मैं इसको खोल देता हूं, dx बाई dt स्क्वायर, dy बाई dt स्क्वायर, छोड़ो, हाँ अभी बोलो। तो ये dx बाई dt को निकालने का तरीका है, और s क्या है, s आर्क है। क्वेश्चन को और प्रिसाइजली पूछो थोड़ा। जब मैं एग्जाम्पल पे तो जा रहा था तो तुमने रोका ना कि क्या चीज है समझाइए, है ना। तो अब इसको करो आप एग्जाम्पल में, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, c ले लेंगे यहां पे, एक्स स्क्वायर, y में क्या करेंगे a cos t स्क्वायर a sin t, ठीक है। और उसके बाद में हम ds ले लेंगे, तो ds हमको वो मिल जाएगा x डॉट, तो ये हो जाएगा a sin t का स्क्वायर प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये आ जाएगा a cos t का स्क्वायर, एक जगह माइनस आएगा पर वो तो खत्म हो ही जाएगा, और dt आ जाएगा, और t हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। क्या आया इसका आंसर बताइए? a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इधर से भी ये हो जाएगा a5 आ जाएगा, और cos t sin t sin स्क्वायर t हो जाएगा। आपसे करिए, इजी है, आ गया मतलब है। a cos t का उसका इसलिए आया क्योंकि इसमें हमको इसका करना था ना, ये स्केलर फील्ड दिया हुआ था हमको, इसका करना था हमको, ठीक है। अब हम करेंगे, तो अब हम लेंगे कि इसको भी मिटा देता हूं, f एक्स वाई जेड इज एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड सी इज लाइन सेगमेंट between 1 to 2
और 2 3 5। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं कि आपको कर्व दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अब इसका एक पैरामेट्रिक इक्वेशन मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन का। जैसे ये वाला लाइन सेगमेंट तो हम लोग उससे निकालते हैं ना, डायरेक्शन t y equals to t z equals to 3। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? x equals to t y equals to t z। x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी और z इक्वल टू 3t। तुम x और y को तो सेम कर दिए यहाँ पे, प्लस भी होगा वो पहला वाला प्लस 1 प्लस 2 और वो प्लस किस में लगा दूं? इसमें लगा दूं +1 +2 2 t + 2 तो 0 रखेंगे तो 2 आएगा और 1 रखेंगे तो सही है एकदम गुड। तो हमको क्या करना है, इसका फॉर्म फिक्स कर लेते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन दिया हुआ होगा तो इसका फॉर्म होगा a x y z जो भी होगा उसका फॉर्म a + bt आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपको t की दो अलग अलग वैल्यू के लिए वो दोनों पॉइंट चाहिए, तो ऐसा सेट करना है कि t इक्वल टू 0 पर पहला पॉइंट आ जाए और t इक्वल टू 1 पर दूसरा पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट का तो सिंपल है कि यही ले लो, पहला पॉइंट तो है ना। तो x इक्वल टू y इक्वल टू और z इक्वल टू, तो मैं ये ले लेता हूं 1 2 और 2 प्लस प्लस प्लस। अब मैं क्या t लगाऊंगा कि 0 पे ये आ जाए और 1 पे ये आ जाए, तो मैं यदि t लगा देता हूं यहां पे तो t इक्वल टू 0 पर मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा और t इक्वल टू 1 पे ये मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां करूंगा तो t इक्वल टू 0 पर ये मिल जाएगा, t इक्वल टू 1 पे ये मिल जाएगा। और फिर यहां पे क्या करूंगा, मैं इसको फिल करना है मुझे गैप को, तो 3t कर दूंगा। और t कहां से कहां तक है, t इक्वल टू 0 to 1। अब आपको ये चीजें यहां सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बताना है फटाफट। इसका आंसर है 2291 रूट 11/60। ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आया तो आप चैम्बर में मिल सकते हो, बाहर में पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं पकड़ रहा हूं तुमको, जब मैं पूछ रहा हूं तो पूछ रहे हो, कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा सर, समझ नहीं इतनी देर से क्यों बैठे थे तुम, है ना। तो लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। बाकी प्रॉब्लम के लिए हम हमेशा ओपन है, जैसे आप चाहोगे वैसे ही हम पढ़ा देंगे आपको, जो कि ऐसा जरूरी भी नहीं है हमारे लिए, बट हम चाहते हैं ऐसा कि आपको समझ में आए। ठीक है, परंतु मैं 2-3 दिन से ये कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पीछे के सारे ही स्टूडेंट्स मिलते हैं जो लिखे हुए नहीं है। मतलब बाकी को मैंने बाहर नहीं भेजा, बट देखा जाए तो ज्यादातर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। अब हमको वेक्टर का लाइन इंटीग्रल करना है, सेम चीज। ठीक है,
तो एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट v बिलोंग टू v1 i v2 j और v3 k। अब चूंकि ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो v1 v2 v3 भी फंक्शन है एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और तो लाइन इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, इसका एक कर्व ले लेंगे यहाँ पे, और v का लाइन इंटीग्रल हो जाएगा dr। अभी r क्या है, r तो सिंपल चीज है कि r मेरे पास था x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो dr क्या हो जाएगा फिर dx i प्लस dy j प्लस dz k हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, v1 dx प्लस v2 dy प्लस v3 dz c, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि तो अब यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई चीज दी हुई है हमको, तो हमको इसको बेस मानकर इसी में वो सारी वैल्यूज डाल देनी है। क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक है। तो इवेल्युएट v डॉट dr where v is एक्स आई प्लस वाई जे प्लस साइन वाई जे प्लस के, सी इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी और जेड इक्वल टू 2t। तो इसको ना आपको एब्स्ट्रैक्ट वे में ही सॉल्व करना है, मतलब लिमिट कई बार होता है ना, लिमिट नहीं लगाई तो टी का फंक्शन मिल जाएगा, तो वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। टी को ले लेते हैं 0 to 1 ले लेते हैं, आपको वैसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। टी 0 to 1 हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x डी एक्स, तो अभी 0 to 1 इसमें नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि ये तो t की लिमिट है ना, c लिख लेते हैं, x डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई, साइन वाई इंटू हाँ डी वाई, हाँ प्लस डी जेड, ये कर लिया हमने। तो इसको हम क्या करेंगे, x में x की वैल्यू रख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। नहीं, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है वैसे भी कर सकते हैं, तो बिना लिमिट का इंटीग्रेट, हाँ हम वैसे करते हैं। मैं पैरामीट्रिक वे में पहले बता देता हूँ, फिर वो वाला डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इसको हम कर लेते हैं टी स्क्वायर, और dx की जगह हम क्या करेंगे, dt स्क्वायर, तो हम लिख देंगे dt स्क्वायर प्लस, अब इसमें 0 to 1 की लिमिट लगा लेते हैं, और साइन वाई की जगह मैं लिख लूंगा साइन टी और dt प्लस इंटीग्रेशन में 1 है और dz लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा d2t। इसको इंटीग्रेट कर लेना, क्या आंसर आया बताओ, 5/2 नहीं आया, 7/4 आएगा, हाँ 7/4 माइनस cos 1, 5/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, ये कह रहे हो तुम, ना 7/4, अच्छा 7/2 नहीं, 7/2 ही है, ठीक है 7/2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2 माइनस cos 1। इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो t x की लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 1 उस, यदि आप इसको डायरेक्ट करोगे ना सॉल्व, तो इसमें आपको t की लिमिट अलग अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि t की वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ 0 to 1 लोगे, यहाँ भी 0 to 1 लोगे, और यहाँ पर क्या लोगे 0 to 2 लोगे, आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो t
एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे 1 उस यदि आप इसको डायरेक्ट करोगे ना सॉल्व तो इसमें आपको टी की लिमिट अलग अलग लेनी पड़ेगी क्योंकि टी की वैल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ 0 to 1 लोगे, यहाँ भी 0 to 1 लोगे और यहाँ पर क्या लोगे 0 to 2 लोगे। आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। लिमिट वही ली ना जो मैंने बताया, जेड की लिमिट 0 to 2 लेना, 0 to 2 जो तुम टी सब्स्टिट्यूट किए ना, मान लो एकदम नहीं करोगे टी सब्स्टिट्यूट लास्ट तक, तो आपको एक्स की लिमिट अलग लेनी है, वाई की लिमिट अलग है, जेड की अलग, क्योंकि इसमें सेपरेटेड है इसलिए कोई जरूर थोड़ी सेपरेटेड होता, ऐसा जरूरी नहीं है ना। और सर अगर लाइक बिना लिमिट लिए तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स डीएक्स को पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टी जो भी आएगा साइन वाई का। नहीं नहीं, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें इसमें केवल एक्स है, इसमें केवल वाई है, इसमें केवल जेड है, लेकिन मान लो इसमें भी तो वाई हो सकता था ना, फिर तुमको दिक्कत आती है उसको कांस्टेंट जब, हाँ है ना, दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो। Where x is x plus y minus I minus x square j plus y plus z k, और C is x स्क्वायर इक्वल टू 4y और z इक्वल टू x, x की लिमिट है 0 to 2। b है, ये आपको दिया हुआ है साइन y i प्लस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स प्लस कॉस बाई जे लाइन इंटीग्रल over a circular path